फटा हुआ कुर्ता, सूखी हुई आंखें और दिल में दबी एक छोटी सी चाहत, एक पछाई गाय की अभिलाषा। पर किसे पता था कि मर्यादा की चादर ओढ़े ये चाहत उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में ले जाएगी जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत की पगडंडी से होकर गुजरता है। नमस्कार दोस्तों, साहित्य के इस एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के उस शिखर पर कदम रखने जा रहे हैं जिसे छुए बिना भारतीय समाज, यहाँ के गांवों और किसानों के दर्द को समझना नामुमकिन है। आज हम बात कर रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के अंतिम और सबसे महान उपन्यास की, जिसका नाम है गोदान। साल 1936 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये सामंती व्यवस्था के क्रूर पंजों में छटपटाते हुए भारतीय किसान की आत्मा का दस्तावेज है। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में जिस बेलारी और सेमरी गांव की रचना की है, वो सिर्फ दो गांव नहीं है, वे समूचे भारत के गांव को प्रतिनिधित्व करते हैं। कहा जाता है कि गोदान भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य है, लेकिन इस महाकाव्य की शुरुआत किसी राजा महाराजा के राज्याभिषेक से नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है एक बूढ़े होते हुए किसान के दिल में दबी एक बेहद छोटी, बेहद सादगी भरी अभिलाषा से। वो अभिलाषा क्या है? एक पछाई गाय की चाहत। हिंदुस्तान के एक आम किसान के लिए गाय सिर्फ एक जानवर नहीं होती, वो उसके घर की लक्ष्मी है, उसके बच्चे के लिए दूध का सहारा है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा यानी उसकी मर्यादा का सबसे बड़ा प्रतीक है। मुख्य किरदार होरी के जीवन का बस एक ही सपना है कि उसके द्वार पर भी एक गाय बंधी हो, जिसका दूध उसके बच्चे पी सके और जिसे खिलाकर वो अपने जीवन को धन्य मान सके। लेकिन इस सीधे साधे सपने की कीमत होरी को कैसे चुकानी पड़ती है? कैसे ये छोटी सी चाहत उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में धकेल देती है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जाता है। आइए हम दाखिल होते हैं बेलारी गांव की उस पगडंडी पर, जहां होरी अपने फटे हुए कुर्ते और सूखी आंखों के साथ खड़ा है। उपन्यास की शुरुआत होती है एक सुबह से। होरी महतो अपने खेत की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा है। उसकी उम्र अभी 50 के करीब है, लेकिन झुर्रियां और कड़े परिश्रम ने उसे 60 साल का बुजुर्ग बना दिया है। वो अपनी पत्नी धनिया से कहता है कि वो जमींदार राय साहब के यहाँ सलाम करने जा रहा है, क्योंकि जमींदार के दरबार में हाजिरी ना लगाने का मतलब है मुसीबत को बुलावा देना। यहाँ प्रेमचंद जी होरी और धनिया के संवादों के जरिए भारतीय किसान परिवार के भीतर का एक बेहद खूबसूरत और यथार्थवादी चित्र खींचते हैं। धनिया, जो इस उपन्यास की रीढ़ है, वो होरी की तरह सीधी नहीं है। वो जानती है कि ये दुनिया शोषकों से भरी है। वो होरी को टोकती है कि क्यों उनके पैरों पर नाक रगड़ते हो, साल भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, फिर भी पेट भर अनाज नहीं मिलता, लगान का पैसा अलग से सिर पर चढ़ा रहता है। लेकिन होरी का जवाब क्या है? होरी कहता है, मजूर बन जाने में कोई बड़ाई नहीं है, हम किसान हैं और किसान की मर्यादा यही है कि वो जमीन से जुड़ा रहे और मालिक को मालिक समझे। ये जो मर्यादा और धर्म का भ्रम है ना दोस्तों, यही होरी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा गांव का हर शोषक उठाता है। इसी बीच होरी के जीवन में प्रवेश होती है उस गाय की, जिसका सपना उसने बरसों से देखा था। गांव का एक अहीर है भोला। भोला की पत्नी मर चुकी है और वो अकेला है। होरी अपनी मीठी बातों से और भोला के अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे सगाई का झांसा देकर बिना एक पैसे दिए उससे एक सुंदर गाय उधार ले आता है। जब वो गाय होरी के दरवाजे पर आकर बंधती है तो पूरे घर में जैसे दिवाली मना ली जाती है। होरी की आंखें खुशी से छलक उठती है और धनिया, जो कल तक लड़ रही थी, वो भी गाय की आरती उतारने लगती है। लेकिन बेलारी गांव में किसी गरीब के घर खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। होरी के भाइयों हीरा और शोभा के दिलों में इस गाय को देखकर ईर्ष्या की आग सुलग उठती है। विशेष रूप से हीरा, जिसे लगता है कि होरी ने चालाकी से ये गाय हथिया ली है। यह ईर्ष्या आगे चलकर एक ऐसी खौफनाक घटना को जन्म देती है जो होरी के परिवार को हिलाकर रख देती है। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब इस देहाती परिवेश में युवा लहू का प्रवेश होता है। होरी का जवान बेटा है गोबर। गोबर आज की पीढ़ी का प्रतीक है। वो अपने पिता की तरह शोषकों के सामने सिर झुकाना नहीं जानता। वो पूछता है कि हम क्यों पंडित दाता दिन या पटवारी झिंगुरी सिंह के सामने दबे रहे। इसी दौरान गोबर की मुलाकात होती है भोला आहिर की विधवा बेटी झुनिया से। झुनिया, जो अपने पिता के घर में दुखों का पहाड़ झेल रही है, उसे गोबर में एक सहारा नजर आता है।
इन दोनों के बीच का प्रेम कोई महलों की रुमानी दास्तान नहीं है। ये खेतों की पगडंडियों और बैलों को चराने के दौरान उपजा एक स्वाभाविक और भोला प्रेम। लेकिन ये प्रेम सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ देता है। झुनिया गर्भवती हो जाती है। जब ये बात फैलने का डर होता है तो गोबर खौफ के मारे रातों रात गांव छोड़कर शहर लखनऊ भाग जाता है और बेबस अकेली झुनिया अंधेरी रात में रोती हुई होरी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। अब होरी और धनिया के सामने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक तरफ बिरादरी और समाज का डर है कि अगर एक दूसरी जाति की गर्भवती लड़की को घर में रखा तो बिरादरी उन्हें हुक्का पानी बंद कर देगी, समाज से बेदखल कर देगी। दूसरी तरफ एक बेसहारा लड़की की जान का सवाल है। यहाँ धनिया का वो रूप सामने आता है जो उसे हिंदी साहित्य का सबसे सशक्त और विद्रोही औरतों में खड़ा करता है। धनिया तड़प कर कहती है, चाहे समाज डूब जाए, चाहे बिरादरी छोड़ दे, लेकिन मैं इस लड़की को इस हालत में घर से बाहर नहीं निकालूंगी। होरी भी अपने भीतर के पिता को मार नहीं पाता। वो अपनी तथाकथित मर्यादा को ताक पर रखकर झुनिया को अपने घर में पनाह दे देता है। लेकिन समाज इस दयालुता की सजा दिए बिना कैसे छोड़ सकता है। गांव के पंच पंडित दाता दीन, पटवारी झिंगुर सिंह और लाला नोखेराम, जो धर्म और न्याय के ठेकेदार बने बैठे हैं, उन्हें होरी को लूटने का एक और बहाना मिल जाता है। वे होरी पर डांड यानी भारी जुर्माना लगाते हैं, 30 रुपए नगद और अनाज। होरी, जो पहले से ही कर्ज के दलदल में धंसा हुआ था, इस डांड के नीचे पूरी तरह कुचल जाता है। उसके घर का बचा कुचा अनाज भी पंच उठा ले जाते हैं। एक सीधा साधा किसान होरी अपनी मर्यादा और एक गाय की चाहत के चक्कर में समाज और बिरादरी के पैरों तले कुचल दिया गया। उसका बेटा गोबर उसे बेसहारा छोड़कर भाग चुका है। लेकिन अब प्रेमचंद जी हमें इस उपन्यास के एक बेहद अद्भुत और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ले जाते हैं। वे हमें गांव से उठाकर सीधे ले जाते हैं लखनऊ शहर के आलीशान और चकाचौंध से भरे माहौल में। अक्सर लोग सोचते हैं कि गोदान सिर्फ एक गरीब किसान की कहानी है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में एक साथ दो भारत रचे हैं। एक भारत है होरी का, जो भूखा है, नग्न है और मिट्टी से जूझ रहा है, और दूसरा भारत है राय साहब, मिस्टर खन्ना और मिस मालती का, जो पार्टियों, क्लबों और बौद्धिक बहसों में मसरूफ है। प्रेमचंद जी यहाँ एक बहुत बड़ा सामाजिक कटाक्ष करते हैं। वे दिखाते हैं कि गांव के जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह, जब वे गांव में होते हैं तो वे किसानों का खून चूसने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब वे शहर आते हैं तो वे एक देशभक्त, कला प्रेमी और उदार इंसान होने का ढोंग करते हैं। शहर के ये किरदार दरअसल उस पूंजीवादी और सामंती गठजोड़ का चेहरा है, जो बाहर से जितना सभ्य और पढ़ा लिखा दिखता है, भीतर से उतना ही खोखला और शोषक है। शहर की कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार है जमींदार राय साहब, फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता और फ्रांस से पढ़कर लौटी लेडी डॉक्टर मिस मालती। मिस मालती जो आधुनिकता का प्रतीक है, वे तितली की तरह है, जो हर पार्टी की जान है। वे पुरुषों को उंगलियों पर नचाना जानती है, और मिस्टर खन्ना जैसे अमीर बैंक मैनेजर उनके पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर मेहता, जो बेहद साधे, बुद्धिजीवी और गंभीर इंसान है। वो जो सोचते हैं वही बोलते हैं। उपन्यास में इन किरदारों के बीच होने वाले संवाद और बहसें प्रेमचंद के अपने दार्शनिक विचार हैं। एक मशहूर प्रसंग है जहां राय साहब डॉक्टर मेहता से कहते हैं कि तुम क्या जानो हमारी तकलीफ, हमें इस जमींदारी को बनाए रखने के लिए कितनी साजिशें करनी पड़ती है, अफसरों को रिश्वत देनी पड़ती है, अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है। यहाँ प्रेमचंद जी दिखाते हैं कि शोषक वर्ग खुद भी अपनी बनाई व्यवस्था का गुलाम है। लेकिन इस शहरी चकाचौंध के बीच डॉक्टर मेहता और मिस मालती का जो रिश्ता विकसित होता है वो बहुत गहरा है। डॉक्टर मेहता जब मिस मालती को गांव के सीधे साधे जीवन और वहां की औरतों के त्याग से परिचित कराते हैं तो मालती के भीतर का अहंकार टूटने लगता है। वो पेरिस के फैशन को छोड़कर सेवा भाव की तरफ मुड़ती है। प्रेमचंद जी इन किरदारों के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि शहर की इस बनावटी और पश्चिमी सभ्यता का इलाज भारतीय संस्कृति के उस सीधेपन और सेवा भाव में है जो गांव में पाया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, जिस गांव की सादगी की तारीफ शहर के बुद्धिजीवी कर रहे हैं, उसी गांव का एक नौजवान अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इसी शहर की तरफ भाग रहा है, और वो नौजवान है होरी का बेटा गोबर। अब बात करते हैं गोबर की। गोबर जब गांव से भागकर लखनऊ आता है तो उसके पास ना रहने को घर है, ना खाने को दाना।
वो शहर की उस अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है जहां इंसान सिर्फ एक मशीन बनकर रह जाता है। वो मिस्टर खन्ना की शुगर मिल में एक मामूली मजदूर के रूप में काम करना शुरू करता है। शहर गोबर को बदल देता है। गांव का वो सीधा डरपोक लड़का अब एक जागरूक मजदूर बन जाता है। वो देखता है कि मिल के मालिक मिस्टर खन्ना लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता है। गोबर के भीतर मजदूर चेतना जागती है। वो हड़तालों में भाग लेता है, यूनियनों से जुड़ता है और शोषकों के खिलाफ आवाज उठाना सीखता है। लेकिन शहर उसे सिर्फ चेतना नहीं देता, शहर उसे चालाकी और पैसों का लालच भी सिखा देता है। वो थोड़ा पैसा कमाकर हाथ में घड़ी बांधकर और बाबू बनकर जब वापस कुछ दिनों के लिए गांव लौटता है तो उसका नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। वो अपने पिता होरी से कहता है, तुम लोग जिंदगी भर इन पंचों और जमींदारों के पैर धोकर पीते रहे, इसलिए भिखारी बने रहे। शहर आओ, वहां जो लड़ेगा वही जीतेगा। गोबर का ये बदलाव दरअसल उस ग्रामीण युवाओं के भटकाव को दिखाता है जो शहर जाकर अपनी जड़ें तो खो देते हैं लेकिन पूरी तरह शहरी भी नहीं बन पाते। वो अपनी पत्नी झुनिया और अपने बच्चे को लेकर शहर लौट आता है, लेकिन शहर की ये आज़ादी भी टिकाऊ नहीं है। मिल में जब बड़ी हड़तालें होती हैं तो पुलिस का लाठीचार्ज होता है और गोबर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जो शहर उसे अमीर बनने का सपना दिखा रहा था, वही शहर उसे लहूलुहान करके फुटपाथ पर ला पटकता है। झुनिया को लोगों के घरों में बर्तन मांजने पड़ते हैं ताकि गोबर की जान बचाई जा सके। प्रेमचंद यहाँ पूंजीवाद की उस क्रूरता को बेनकाब करते हैं जो गांव के जमींदारों से जरा भी कम नहीं है। प्रेमचंद जी ने साबित कर दिया कि चाहे बेलारी का पंडित दाता दीन हो या लखनऊ का मिल मालिक मिस्टर खन्ना, दोनों का मकसद एक ही है, गरीब की मेहनत का शोषण करना। एक धर्म के नाम पर लूटता है, दूसरा कानून और व्यापार के नाम पर। गोबर ने सोचा था कि वो शहर जाकर व्यवस्था को बदल देगा या खुद बदल जाएगा, लेकिन अंत में वो भी इसी चक्की का एक दाना बनकर रह जाता है। उधर गांव में होरी की हालत और बदतर होती जा रही है। गोबर के जाने के बाद होरी पर दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उसने उसकी कमर पूरी तरह तोड़ दी है। उपन्यास में होरी की हालत देखकर किसी भी संवेदनशील इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। उसके खेत बिक चुके हैं। जो होरी कभी अपने आप को किसान कहने में गर्व महसूस करता था, जो मजदूर बनने को अपनी तौहीन समझता था, आज वही होरी अपनी जमीन पर एक बंधुआ मजदूर बन चुका है। पटवारी झिंगुर सिंह, पंडित दाता दीन और लाला नोखेराम का कर्ज चुकाते चुकाते उसके घर के बर्तन तक बिक चुके हैं। उसकी बेटियां बड़ी हो रही है, उनकी शादी की चिंता है, घर में खाने को दाना नहीं है। लेकिन इन सब दुखों के बावजूद होरी के भीतर वो पछाई गाय की चाहत मरी नहीं है। वो आज भी सोचता है कि काश मरते मरते ही सही उसके द्वार पर एक गाय बंध जाए ताकि उसका जीवन सुधर सके, उसका परलोक सुधर सके। कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। गांव में एक नई सड़क बन रही है। होरी अब खेतों में काम करने के बाद रात भर पत्थर तोड़ने और मिट्टी ढोने का काम करता है। जून का महीना है। उत्तर भारत की वो खौफनाक लू चल रही है जहां आसमान से आग बरसती है। होरी की उम्र ढल चुकी है, शरीर में खून का एक कतरा नहीं बचा और पेट में कई दिनों से सिर्फ पानी के सहारे जमीन खोदी जा रही है। धनिया उसे बार बार टोकती है, होरी इतना काम मत करो, शरीर रहेगा तो सब देखा जाएगा। लेकिन होरी जानता है कि अगर वो एक दिन भी नहीं कमाएगा तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। एक दोपहर जब सूरज ठीक सिर पर था और धरती तवे की तरह जल रही थी, होरी टोकरी में मिट्टी लेकर जा रहा था। अचानक उसके सिर में एक तेज चक्कर आता है। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। वो अपनी टोकरी वहीं गिरा देता है और पेड़ की एक सूखी छांव के नीचे ढह जाता है। आसपास के मजदूर दौड़कर आते हैं। होरी के मुंह से झाग निकल रहा है, उसे लू लग चुकी है। धनिया को जब ये खबर मिलती है तो वो नंगे पैर रोती बिलखती हुई दौड़ती है। वो होरी का सिर अपनी गोद में रख लेती है। होरी की आंखें अधखुली है। वो अपनी पत्नी धनिया को देखता है, वही धनिया जिसने जिंदगी के हर सुख दुख में उसका साथ दिया था, जो उसके लिए समाज से लड़ी, जो उसकी ढाल बनी रही। होरी लड़खड़ाती हुई आवाज में धनिया से कहता है, धनिया, मेरा बुलावा आ गया है, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ दुख ही दे पाया। तुम्हें कभी एक अच्छी साड़ी ना दे सका, बच्चों को कभी सुख ना दे सका। धनिया रोते हुए उसका मुंह बंद करती है और कहती है,
ऐसा मत कहो होरी, तुम ठीक हो जाओगे, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। और तभी उस मरते हुए इंसान के पास गांव का वही शोषक वर्ग, वही पंडित दाता दीन आकर खड़ा हो जाता है। दाता दीन जिसके दिल में ना करुणा है ना दया, वो धर्म का चश्मा पहनकर आता है और धनिया से कहता है, धनिया धनिया, होरी का अंत समय आ गया है, इसके हाथ से गोदान करवा दे, नहीं तो इसकी आत्मा भटकती रहेगी, इसका परलोक बिगड़ जाएगा। गोदान यानी गाय का दान, क्या विडंबना है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक गाय की चाहत में अपने खून का एक एक कतरा सुखा दिया, आज मरते वक्त भी ये धर्म के ठेकेदार उससे गाय मांग रहे हैं। धनिया के पास गाय खरीदने के लिए एक ढेला नहीं है, घर में फूटी कौड़ी नहीं है। वो रोती हुई घर के भीतर जाती है और जब वो वापस आती है तो उसकी आंखों में आंसू तो है, लेकिन साथ ही एक ऐसा भयंकर आक्रोश है जो सदियों की सामंती व्यवस्था को भस्म कर दे। वो अपने आंचल से 20 आने पैसे निकालती है। ये वही पैसे थे जो उसने होरी की मजदूरी से बचा कर रखे थे ताकि शाम को आटा खरीदा जा सके। धनिया वो 20 आने पैसे पंडित दाता दीन के पैरों पर फेंकती है और तड़प कर कहती है, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा, यही 1.25 रुपए है, यही इनका गोदान है। ये कहते ही धनिया पछाड़ खाकर गिर पड़ती है और होरी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। होरी मर जाता है। वह इस क्रूर समाज से, इस कर्ज के जाल से, इस पाखंडी धर्म से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। प्रेमचंद जी का ये अंत पाठक के सीने में एक खंजर की तरह उतर जाता है। ये अंत सिर्फ होरी की मौत नहीं, ये उस समूची भारतीय व्यवस्था की मौत है जो एक गरीब को जिंदा रहते उसे एक गाय नहीं दे पाती, लेकिन उसके मरते ही उसकी लाश से भी टैक्स वसूलने आ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ आकर मुंशी प्रेमचंद जी का ये अमर उपन्यास समाप्त हो जाता है। जब हम गोदान को बंद करते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सा सन्नाटा और एक अजीब बेचैनी छा जाती है। साल 1936 में प्रेमचंद जी ने जिस होरी को मरते हुए दिखाया था, क्या वो होरी आज 21वीं सदी में मर चुका है? हकीकत यह है कि आज भी जब हम अखबारों में किसी किसान की आत्महत्या की खबर पढ़ते हैं, आज भी जब हम किसी कर्ज के जाल में फंसे परिवार को देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि होरी आज भी मरा नहीं है। वो आज भी हमारे देश के किसी न किसी गांव में, किसी न किसी खेत में रोज कड़ाके की धूप में पत्थर तोड़ रहा है और रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है। आज भी दाता दीन और झिंगुरी सिंह जैसे शोषक नए रूपों में, नए कानूनों और नई कॉरपोरेट व्यवस्था के रूप में मौजूद है। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह हम सब के लिए एक चेतावनी है। यह हमें सिखाता है कि जब तक समाज में आखिरी पायदान पर खड़े इंसान को उसकी मेहनत का हक नहीं मिलेगा, तब तक हमारी तरक्की, हमारे शहर, हमारी आज़ादी सब खोखली है। दोस्तों, गोदान का विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। क्या धनिया के उस आखिरी संवाद ने आपके दिल को भी नहीं झकझोर दिया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझसे ज़रूर साझा कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर करें और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे किसी और महान लेखक की किसी और अमर रचना के साथ। तब तक के लिए अपने मिट्टी से जुड़े रहिए, किताब पढ़ते रहिए और इंसानी संवेदनाओं को जिंदा रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।